नमस्कार साथियों, सौरभ क्लासेज अकबरपुर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का मैं हेमंत त्रिपाठी हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग संविधान की 5वीं कक्षा के लिए एकत्र हुए हैं, जुड़े हैं आपस में। तो आइए हम चर्चा करते हैं। अब तक आपने 4 क्लासेज पढ़ी हैं। आपको संविधान सभा के विषय में मैंने बताया, आपने संविधान के स्रोत पढ़े, संविधान की मुख्य विशेषताएं पढ़ी और संविधान के मुख्य विशेषताओं के साथ साथ हमने संविधान की अनुसूचियों के विषय में भी अध्ययन कर लिया है। आज से हम भारतीय संविधान का एक बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है, जहां से भारतीय संविधान की शुरुआत होती है, जिसे हम प्रस्तावना कहते हैं। आज हम प्रस्तावना पर बातचीत करेंगे। आइए हम शुरू करते हैं आपका आज का ये अपना टॉपिक, संविधान की प्रस्तावना। आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि कोई भी महत्वपूर्ण कार्य करने से पहले हम उसका एक उद्देश्य निश्चित करते हैं। उस कार्य को कैसे करना है, कार्य करने का उद्देश्य क्या है, इसको हम निश्चित करना चाहते हैं। तो हमारी संविधान सभा ने भी संविधान निर्माण से पूर्व यह उद्देश्य निश्चित करने का प्रयत्न किया कि हम भारत के लिए कैसा संविधान बनाना चाहते हैं। आपको बताया गया है 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया, जिसे 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया था। और यही उद्देश्य प्रस्ताव वर्तमान की प्रस्तावना या हमारे संविधान की उद्देशिका का आधार बना है। तो हम अपनी चर्चा करते हैं। चर्चा की शुरुआत में करूंगा इस विषय से कि कुछ मामले जो सुप्रीम कोर्ट के सामने लाए गए थे, जैसे एक विवाद हुआ 1960 में बेरूबारी संघ का। पहले इसकी चर्चा करते हैं। बेरूबारी संघ 1960 का जो विवाद रहा है, आप देखते हैं इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। ठीक उसके 13 साल बाद एक दूसरा वाद सुप्रीम कोर्ट के सामने आया, जो अब तक भारत के इतिहास में सबसे बड़ा वाद माना जाता है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में सबसे बड़ा वाद है। कुल 13 सदस्यों की पीठ इसका निर्धारण करने के लिए बनानी पड़ी थी। 13 सदस्यों की पीठ बैठी थी। ये सबसे बड़ा वाद माना जाता है। तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के वाद में सुप्रीम कोर्ट ने बेरूबारी मामले में दिए गए अपने निर्णय को पलट दिया। कह सकते हैं कि यू टर्न ले लिया और कहा गया कि हम बेरूबारी संघ के समय जो निर्णय दिया था कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, यहां केशवानंद भारती में कहा गया कि प्रस्तावना उसी प्रकार से संविधान का अंग है। प्रस्तावना उसी प्रकार से संविधान का अंग है जैसे कि संविधान के अन्य हिस्से हैं। 13 सदस्यों की पीठ ने, जिसकी अध्यक्षता मुख्य न्यायाधीश उस समय के एम.के. सीकरी साहब कर रहे थे, उसने कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग है और संसद इसमें बदलाव कर सकती है, जैसे संविधान के अन्य हिस्सों में बदलाव किया जा सकता है। फिर एक तीसरा मामला आएगा 1994 में। 1994 में एस.आर. बोम्मई के वाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि प्रस्तावना को देखकर संविधान निर्माताओं के विचारों को समझा जा सकता है। प्रस्तावना
हमारे संविधान की कुंजी है। इससे हमें जहां पे संविधान की भाषा अस्पष्ट है वहां सहायता मिलती है। तो ये तीन महत्वपूर्ण वाद हैं, इनका आप ध्यान रखें। बेरुवारी 1960, केशवानंद भारती 1973 में, और फिर 1994 में SR बम्बई। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को अगर हम देखें तो दो तीन बातें हमें स्पष्ट हो जाती हैं। तो आपसे पूछा जाए कि संविधान में प्रस्तावना रखने का उद्देश्य क्या था, तो आप जानते हैं हमारे संविधान की शुरुआती जो 5-7 लाइनें लिखी गई हैं प्रस्तावना में, ये पूरे संविधान का एक खाका आपके सामने तैयार करती है। आप प्रस्तावना को पढ़कर संविधान में उल्लेखित सिद्धांतों, संविधान की भावनाओं को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो प्रस्तावना हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है। दूसरी बात, प्रस्तावना में ही ये उल्लेखित है कि शक्ति का स्रोत वास्तव में किसके पास होगा। संविधान की प्रस्तावना की पहली लाइन कहती है कि हम भारत के लोग, भारत को, तो ध्यान रखें संविधान की शक्ति का स्रोत कौन है? भारत की जनता है, हम भारत के लोग हैं। यद्यपि संविधान निर्माताओं ने, संविधान का निर्माण संविधान सभा द्वारा किया गया, लेकिन संविधान निर्माताओं ने अपने नाम का उपयोग नहीं किया। संविधान निर्माण का श्रेय अपने को देने की बजाय उन्होंने भारत की जनता को दिया। उन्होंने अपने आप को हम भारत के लोग शब्द से विभूषित किया, और यह शब्द लिया गया यूएनओ के चार्टर से। हम भारत के लोग, ये शब्द जो है ये लगभग यूएनओ के चार्टर से मिलता जुलता है, जिसमें कहा गया कि हम संयुक्त राष्ट्र संघ के लोग, वहां से मिलता है। और यह शब्द स्पष्ट करता है कि भारत में संविधान सर्वोच्च है, और संविधान को शक्ति कहां से मिलती है? भारत की जनता से मिलती है। ध्यान देना है। इसके साथ साथ दो तीन बातें और हम करेंगे। संविधान की इस प्रस्तावना के बारे में कहा जाता है कि यह संविधान की आत्मा है। बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, और बच्चे कंफ्यूज हो जाया करते हैं। यहां हमें समझना है, एक बड़े प्रसिद्ध न्यायाधीश थे मोहम्मद हिदायतुल्लाह, हिदायतुल्लाह साहब ने प्रस्तावना के बारे में कहा कि यह संविधान की आत्मा है, यह संविधान की आत्मा है। और ज्यादातर विचारक, ज्यादातर संविधान विशेषज्ञ इसे स्वीकार करते हैं। तो अगली बार जब भी आपसे प्रश्न पूछा जाए तो बिना किसी कंफ्यूजन के आपको संविधान की प्रस्तावना को ही संविधान की आत्मा स्वीकार करना है। दो तीन चीजें और यहां स्पष्ट कर देता हूं। हमारे संविधान निर्माताओं में एक बेहद महत्वपूर्ण व्यक्ति रहे जिन्हें भारतीय संविधान का जनक भी कहा जाता है, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। डॉक्टर अम्बेडकर साहब कहते हैं कि अनुच्छेद 32 जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, यह संविधान की आत्मा है। ध्यान रखें, अगर प्रश्न आपसे पूछा जाए कि डॉक्टर अम्बेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो आप बताएंगे अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। लेकिन यदि प्रश्न में डॉक्टर अम्बेडकर को उल्लेखित नहीं किया जाता है, आपसे प्रश्न किया जाता है कि संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, तब आपका उत्तर क्या होगा? तब आपका उत्तर होगा प्रस्तावना। ये ध्यान रखें। एक और बड़े प्रसिद्ध विद्वान, पिछले क्लासेज में इनकी चर्चा हो चुकी है, ग्रेनविल ऑस्टिन महोदय। ऑस्टिन साहब भाग 4 अर्थात नीति निर्देशक तत्वों को, डीपीएसपी को, नीति निर्देशक तत्व को संविधान की आत्मा
स्वीकार करते हैं। डीपीएसपी को कहते हैं कि ये संविधान की आत्मा है। ये स्पष्ट कर दे रहा हूं आपसे। ऑस्टिन के अनुसार संविधान की आत्मा नीति निर्देशक तत्व, डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा अनुच्छेद 32। लेकिन ऑल ओवर ज्यादा लोग जिस पे सहमत हैं और आपसे सीधा प्रश्न पूछा जाए, इनका उल्लेख किए बिना पूछा जाए, तो आपको बताना है कि संविधान की आत्मा क्या है? प्रस्तावना है। ये आपको ध्यान रखना है। एक अन्य व्यक्ति की बात करूंगा जो कि हमारी प्रारूप समिति के ही मेंबर रहे, के.एम. मुंशी साहब, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी। मैंने आपको प्रारूप समिति पढ़ाते समय ये बताया था कि ये एकमात्र व्यक्ति हैं जो प्रारूप समिति में मूलतः कांग्रेसी थे। तो ध्यान रखें कि ये मुंशी साहब संविधान की प्रस्तावना के बारे में कहते हैं कि ये संविधान की जन्म कुंडली है या जन्म पत्री है। जन्म कुंडली है। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, बड़ा अच्छा प्रश्न बनाया जा सकता है कि किसके अनुसार संविधान की प्रस्तावना संविधान की जन्म कुंडली है। यह पूछा जा सकता है कि के.एम. मुंशी के अनुसार संविधान की जन्मपत्री संविधान का कौन सा भाग है या कौन सा हिस्सा है। तो ध्यान रखें, संविधान की प्रस्तावना के.एम. मुंशी साहब कहते हैं कि यह संविधान की जन्म कुंडली है या जन्मपत्री। एक और महोदय, इनकी भी चर्चा करेंगे, बड़े प्रसिद्ध न्यायाधीश रहे और संविधान विशेषज्ञ के रूप में इनकी ख्याति रही, एन.ए. पालकीवाला। ये कहते हैं कि हमारा जो संविधान है उसका परिचय पत्र है प्रस्तावना। इनका कथन है कि संविधान की जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है। संविधान का परिचय पत्र है। जो नोट करना चाहे नोट कर ले। प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है। ये कौन कह रहा है? एन.ए. पालकीवाला कह रहे हैं। तो परिचय पत्र इसलिए कि मैंने क्लास की शुरुआत में ही कहा कि जो भारतीय संविधान को पढ़ना चाहता है, यदि वो हमारी प्रस्तावना को ही ठीक ढंग से पढ़कर समझ ले तो उसे संविधान निर्माताओं के विचारों और भारतीय संविधान में निहित आदर्शों के विषय में जानकारी प्राप्त हो जाएगी। आगे बढ़ेंगे। अब हम अपने प्रस्तावना में उल्लेखित शब्दों की चर्चा करते हैं और उनका मतलब बताते हैं। तो देखिए, पहले शब्द की तो चर्चा हमने कर ली। प्रस्तावना कहती है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने एवं उसके सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। अर्थात हम बात करना चाह रहे हैं कि संविधान में जो शब्द प्रयोग किए गए हैं इनका मतलब क्या है। तो आइए हम एक एक करके चर्चा करते हैं। पहला शब्द है हम भारत के लोग। हम भारत के लोग, मैंने आपको बताया कि यूएनओ के चार्टर से प्रेरित है और यह शब्द प्रदर्शित करता है कि भारतीय संविधान को शक्ति कहां से प्राप्त हो रही है? भारत की जनता से प्राप्त हो रही है। भारत में जो संप्रभुता की शक्ति होगी वो किसमें निहित होगी? भारत की जनता में निहित होगी। फिर हम देखते हैं, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, एक एक शब्द की चर्चा करते हैं। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इसका अर्थ क्या है ये हम समझेंगे। पॉलिटिकल साइंस में, राजनीति शास्त्र में एक शब्द आता है संप्रभुता। आधुनिक काल में अगर देखेंगे आप तो बोधा को संप्रभुता सिद्धांत का जनक कहा जाता है, जिन्होंने पॉलिटिकल साइंस का अध्ययन किया है। संप्रभुता का तात्पर्य क्या है?
संप्रभुता का तात्पर्य है कि भारत अपने आंतरिक और बाहरी मामलों में पूर्ण स्वतंत्र होगा, किसी भी बाहरी शक्ति का उस पर कोई दबाव या कोई बाहरी हस्तक्षेप भारत के शासन में किसी बाहरी शक्ति का नहीं होगा। अर्थात भारत अपने आंतरिक और बाहरी दोनों मामलों में पूर्णतया स्वतंत्र है, किसी भी तरह का निर्णय ले सकता है, किसी दूसरी शक्ति के दबाव को वो स्वीकार नहीं करेगा। ध्यान रखें, किसी राज्य को राज्य मानने का एक महत्वपूर्ण तत्व है संप्रभुता। जब तक किसी राज्य में संप्रभुता नहीं होगी तब तक उसे हम राज्य स्वीकार नहीं करते हैं, राजनीति शास्त्र की भाषा में कहें तो ये ध्यान रखना है। 15 अगस्त 1947 से पूर्व भारत संप्रभु नहीं था, क्योंकि संप्रभुता किसके पास थी? अंग्रेजों के पास थी। हमने संविधान निर्माण करते समय अपने उद्देश्य प्रस्ताव में ही ये घोषित कर दिया, अपनी प्रस्तावना में ही ये घोषित कर दिया कि हम संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न हैं, अर्थात हम ब्रिटिश शासन को अब स्वीकार नहीं करते हैं। हम ब्रिटिश शासन की किसी तरह से ना तो समर्थक हैं और ना ही हम उनकी सत्ता को स्वीकार करते हैं, बल्कि भारत पूर्णतया स्वतंत्र है। ध्यान दें, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न के बाद हम अगले शब्द पे चलेंगे, समाजवादी। समाजवादी आधुनिक विश्व में ये बेहद जाना पहचाना शब्द है। कई बार आप इसको अलग अलग कारणों से सुनते ही रहे हैं। प्रोफेसर जीएम जोड कहते हैं कि समाजवाद एक ऐसा टोप है जिसको जो चाहे धारण कर लेता है और इससे इसका स्वरूप बिगड़ गया है। प्रोफेसर जीएम जोड ये कहते हैं कि इसका स्वरूप बिगड़ गया है। तो ध्यान देंगे, हमने वास्तव में जो हमारे मूल संविधान निर्माता हैं उन्होंने प्रस्तावना में इस शब्द को शामिल नहीं किया था, ये बाद में जोड़ा गया है। आपसे पूछा जाए, अक्सर प्रश्न बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संविधान की प्रस्तावना में प्रारंभ में शामिल नहीं था? तो ध्यान रखें, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये तीनों शब्द संविधान की मूल प्रस्तावना में नहीं थे। जब मूल मैं कहता हूं तो मूल का मतलब है जब 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ उस समय इन शब्दों का प्रयोग प्रस्तावना में नहीं था, इन्हें बाद में जोड़ा गया 42वां संविधान संशोधन करके। 42वां संविधान संशोधन हुआ, इंदिरा गांधी जी की सरकार थी 1976 में। तमाम प्रावधान बदले गए थे इस संशोधन के द्वारा, इसलिए इसको मिनी संविधान की संज्ञा भी दी जाती है। 42वें संविधान संशोधन को मिनी संविधान भी कहा जाता है। इसी के तहत 1976 में इंदिरा गांधी की सरकार द्वारा संविधान की प्रस्तावना में बदलाव किया गया और समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और 6वें पैरे में अखंडता शब्द जोड़ दिया गया। तो आगे हम लोग चर्चा करते हैं समाजवाद का मतलब क्या है, हम ये समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, सामान्यतः विश्व में जो लोकतंत्र हैं इन्हें दो भागों में बांटा जा सकता है, दो भागों में डिवाइड किया जा सकता है। एक पूंजीवादी लोकतंत्र और दूसरे समाजवादी या साम्यवादी व्यवस्था को स्वीकार करने वाले लोकतंत्र। तो समाजवादी या समाजवाद का मतलब क्या है ये समझे हम। समाजवाद दो तरह का, एक तो साम्यवादी समाजवाद जो कार्ल मार्क्स से प्रेरित है, रूस में जिसका उपयोग हुआ, और दूसरा है लोकतांत्रिक समाजवाद। ध्यान में, साम्यवादी समाजवाद का मतलब है कि ये समाजवाद का एक कठोर रूप है। ये कहते हैं कि सारी संपत्ति, देश के जो भी संसाधन हैं वो सब के सब किसके हैं? सब देश के हैं, सब राज्य के हैं, कोई मनुष्य की निजी संपत्ति नहीं है। ये कौन कह रहा है?
वाद को अपनाया है। ये पंडित नेहरू और गांधी जी के विचारों से प्रेरित है। पंडित नेहरू और गांधी जी के विचारों से प्रेरित है। अर्थात हम अपने देश के प्रत्येक नागरिक की न्यूनतम आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए कटिबद्ध हैं। हम उसकी न्यूनतम जरूरतों को पूरा करने का प्रयास करेंगे। जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करने का प्रयत्न करेंगे, परंतु हम साम्यवादी समाजवाद की तरह निजी संपत्ति के विरोधी नहीं है। यह ध्यान रखना है आपको। तो भारत ने अपने आप को 1976 में समाजवादी घोषित कर दिया, लेकिन 1991 में आप देखेंगे, 1991 में भारत ने वैश्वीकरण को स्वीकार कर लिया, बाजारीकरण को स्वीकार कर लिया। वैश्वीकरण या बाजारीकरण को स्वीकार कर लिया 1991 में, और इसके बाद से ये समाजवादी शब्द वर्तमान में अप्रासंगिक हो गया है, लेकिन हमारी संविधान की प्रस्तावना में ये बना हुआ है। इसलिए आज भी हम ये मानते हैं कि भारत एक समाजवादी देश है, जो समाजवाद की विचारधारा को स्वीकार करता है, अपने सभी नागरिकों को एक न्यूनतम जीवन स्तर प्रदान करने के लिए जो कटिबद्ध है। आगे बढ़े। अगला जो शब्द है वो है पंथ निरपेक्ष। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये पंथ निरपेक्ष शब्द भी मूल संविधान में नहीं था। इसे 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। अभी अभी मैंने कहा तो यहां से प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। आपको विकल्प में 3 शब्द दे देंगे, पूछ लेंगे आपसे कि निम्नलिखित में से कौन से शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में जोड़े गए। आपको विकल्प दे देंगे समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, और चौथा दे देंगे कि ये उपरोक्त तीनों या उपरोक्त सभी। तो ध्यान रखें ये सभी शब्द जो हैं ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़े गए हैं संविधान की प्रस्तावना में, और अब तक केवल एक ही बार इन्हीं 3 शब्दों को जोड़ने के लिए ही संविधान की प्रस्तावना में संशोधन हुआ है। यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ है। ध्यान रखेंगे केवल एक बार संशोधन अब तक हुआ है, और वो 42वां संविधान संशोधन है जिसके तहत ये 3 शब्द जोड़ दिए जाते हैं। तो हम पंथ निरपेक्ष शब्द की चर्चा करें। पंथ निरपेक्ष शब्द अंग्रेजी में इसको सेकुलर कहा जाता है। पंथ निरपेक्षता का मतलब क्या है हम ये समझने का प्रयास करेंगे। पंथ निरपेक्षता 2 तरह की, एक नकारात्मक पंथ निरपेक्षता, नकारात्मक पंथ निरपेक्षता, और दूसरी है सकारात्मक पंथ निरपेक्षता। सकारात्मक पंथ निरपेक्षता। नकारात्मक पंथ निरपेक्षता का तात्पर्य है कि राज्य किसी धर्म को स्वीकार नहीं करता है और राज्य धर्म का विरोधी है। ये नकारात्मक पक्ष है पंथ निरपेक्षता का, कि राज्य का कोई धर्म नहीं है, राज्य धर्म की चीजों को बिल्कुल मान्यता नहीं देता और राज्य धर्म का विरोधी है। जैसा कि कार्ल मार्क्स कहता है कि धर्म वो अफीम है जिसे खाकर लोग बौरा जाते हैं। तो रूस में जो विचारधारा मार्क्स की लागू हुई थी वो नकारात्मक पंथ निरपेक्षता थी, अर्थात राज्य किसी धर्म को स्वीकार नहीं करेगा, धर्म का विरोध करेगा। लेकिन भारत में हमने सकारात्मक पंथ निरपेक्षता को स्वीकार किया है। इसका अर्थ है कि राज्य के लिए प्रत्येक धर्म बराबर होंगे, राज्य किसी भी धार्मिक व्यक्ति के साथ धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा और सभी धर्मों की उन्नति के लिए सहयोग करने का प्रयत्न करेगा। तो ये ध्यान रखें कि ये पंथ निरपेक्षता का जो विचार है ये केवल प्रस्तावना में नहीं है, बल्कि ये हमारे मौलिक अधिकारों के पार्ट में भी, संविधान के भाग 3 में भी उल्लेखित होता है। आपसे पूछा जाए कि पंथ निरपेक्षता शब्द का प्रयोग संविधान के किस हिस्से में किया गया है, तो आपका उत्तर होगा कि प्रस्तावना में किया गया है। लेकिन आपसे पूछा जाए कि पंथ निरपेक्षता का भाव
संविधान के किन हिस्सों द्वारा प्रकट किया जाता है, तब आपका उत्तर होगा कि प्रस्तावना द्वारा भी प्रकट किया जाता है और मौलिक अधिकारों के भाग द्वारा भी प्रकट किया जाता है। ये ध्यान रखना है। पंथ निरपेक्ष। अब आगे बढ़ेंगे हम अगले शब्द की चर्चा, लोकतंत्रात्मक। लोकतंत्रात्मक, आप में से ज्यादातर लोग इस शब्द से परिचित हैं। लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है? लोकतंत्र की सबसे अच्छी परिभाषा अब्राहम लिंकन, जो अमेरिका के राष्ट्रपति रहे, उन्होंने दी है। वो कहते हैं कि लोकतंत्र जनता के द्वारा, जनता के लिए, जनता का शासन है। सबसे अच्छी परिभाषा ये मानी जाती है। इसका अर्थ है कि वह शासन सत्ता जिसमें भाग लेने का जनता को अधिकार है, जिसमें सत्ता का बंटवारा आम आदमी तक, सामान्य व्यक्ति तक किया जा रहा है, वो लोकतंत्र कहलाएगा। ध्यान रखें, दुनिया में दो तरह के लोकतंत्र हैं। पहला प्रत्यक्ष लोकतंत्र और दूसरा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। दोनों का अंतर थोड़ा सा समझेंगे। प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है? वह लोकतंत्र की व्यवस्था जहां जनता सीधे शासन के निर्णयों में हस्तक्षेप करती है। किसी भी मुद्दे पर जनता को आपस में इकट्ठा कर लिया जाता है, वोटिंग करा ली जाती है, अर्थात जनता सरकार के कार्यों में सीधे हस्तक्षेप रखती है। वो प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, जैसा कि स्विट्जरलैंड में है। स्विट्जरलैंड में, अमेरिका के कुछ राज्यों में भी ये लागू है। तो सामान्यतः ये व्यवस्था, प्रत्यक्ष लोकतंत्र की जो व्यवस्था है, ये बड़े राष्ट्रों के उपयुक्त नहीं है। जिनकी जनसंख्या ज्यादा है उनके उपयुक्त नहीं है, क्योंकि रोज जनता की राय जानना बेहद कठिन कार्य है। इसलिए बड़े राज्यों में जिनकी जनसंख्या अधिक है, वहां अप्रत्यक्ष लोकतंत्र ही ज्यादा बेहतर माना जाता है और हमने अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को स्वीकार किया है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र से हमारा तात्पर्य है कि जनता सीधे शासन के कार्य में हिस्सा नहीं लेगी, बल्कि जनता अपने शासकों का, अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करेगी और जनता के जो प्रतिनिधि हैं वो जनता की तरफ से शासन के कार्यों में हिस्सेदारी करेंगे। तो भारत ने अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को स्वीकार किया है, जबकि स्विट्जरलैंड ने प्रत्यक्ष लोकतंत्र को स्वीकार किया है। यह हमें समझना है। आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द है गणराज्य। गणराज्य शब्द का क्या तात्पर्य है? सामान्य अर्थ में, सामान्यतः हम लोकतंत्र और गणतंत्र को एक दूसरे का पर्यायवाची स्वीकार कर लेते हैं। कॉमन बोलचाल की भाषा में हम मानते हैं कि लोकतंत्र और गणराज्य एक ही बात है, लेकिन दोनों में अंतर है। आप देखेंगे अगर इंग्लैंड की शासन व्यवस्था को, जहां से हमने संसदीय प्रणाली ली थी, तो वहां लोकतांत्रिक व्यवस्था लागू है, लेकिन इंग्लैंड गणतंत्र नहीं है। प्रश्न उठता है कि क्यों नहीं है? इसका कारण यह है कि इंग्लैंड में राजा होता है, भले ही वो नाम मात्र का है, लेकिन वो वंशानुगत होता है, उसका चुनाव नहीं होता। इसलिए इंग्लैंड एक लोकतांत्रिक देश जरूर है, लेकिन वह एक गणराज्य नहीं है या गणतंत्र नहीं है। गणतंत्र की यह व्यवस्था, गणराज्य की यह व्यवस्था हमने फ्रांस से ग्रहण की है। इसका अर्थ है कि देश का जो सर्वोच्च पदाधिकारी होगा, जो देश का सर्वोच्च नियंता होगा, वो जनता द्वारा चुना जाएगा। ये ध्यान रखना है। गणराज्य का तात्पर्य है कि देश का सर्वोच्च पदाधिकारी जनता द्वारा चुना जाए, और हमारे देश का सर्वोच्च पदाधिकारी राष्ट्रपति होते हैं, और राष्ट्रपति जो है ये जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। ये ध्यान रखना है। अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष होता है, जनता सीधे वोटिंग करती है, लेकिन भारत में जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि सामान्यतः राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेते हैं। यह आपको ध्यान रखना है। तो गणराज्य का तात्पर्य हो गया कि वह शासन व्यवस्था जिसका सर्वोच्च पदाधिकारी जनता द्वारा चुना जाए। हमने चर्चा कर ली कि समाजवाद क्या है, पंथ निरपेक्षता क्या है, लोकतांत्रिक क्या है, लोकतंत्र क्या है, गणराज्य क्या है। आगे बढ़ते हैं, प्रस्तावना के शब्दों की और चर्चा करते हैं।
प्रस्तावना कहती है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने एवं इसके सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, तीन बातें, न्याय कितना, 3 प्रकार का। ध्यान रखें, अब नई तरह से प्रश्न बनने लगे हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है, तो ध्यान रखें 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। 3 प्रकार के न्याय देने की बात कौन कर रहा, प्रस्तावना कर रही है। किसको कर रही है, सामान्य जनता को, भारत के सभी लोगों को। ये कौन से हैं तीनों न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। इसको ध्यान से सुने और इसका क्रम भी याद करने का प्रयास करें, इसलिए कि देखा गया है कुछ परीक्षाओं में अब क्रम पूछा जा रहा है कि संविधान की प्रस्तावना में प्रयोग किए गए शब्दों का क्रम क्या है। तो ध्यान रखें, आपसे पूछा जा सकता है कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक या राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक। तो ध्यान रखेंगे, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है। 3 प्रकार के न्याय की बात हमारे संविधान की प्रस्तावना करती है। अब आपसे प्रश्न किया जाए कि यह न्याय का जो भाव है, ये संविधान की केवल प्रस्तावना में है या किसी अन्य भाग में भी है, तो आपका उत्तर होगा कि प्रस्तावना में तो उल्लेखित ही है ये भाव। इसके साथ साथ संविधान के भाग 4 में डीपीएसपी में भी इन्हीं भावनाओं का उल्लेख किया गया है। डीपीएसपी, नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व वाले हिस्से में भी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है। ये आपको ध्यान देना है। आगे बढ़ेंगे, स्वतंत्रता देख लेते हैं। तो स्वतंत्रता कितने प्रकार की, 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात हमारे संविधान की उद्देशिका या हमारे संविधान की प्रस्तावना कर रही है। कहती है कि 5 प्रकार की स्वतंत्रता। कौन कौन सी स्वतंत्रताएं, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। धर्म और उपासना, ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता देने का संकल्प हमारी प्रस्तावना ले रही है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की। प्रश्न किया जाए कि विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता केवल प्रस्तावना में है, प्रस्तावना के अतिरिक्त संविधान के किसी अन्य हिस्से में भी है। तो ध्यान रखें, ये प्रस्तावना में तो ही है, इसके साथ साथ संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों में भी इसका उल्लेख आपको मिलता है। संविधान का अनुच्छेद 19 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान करता है और अनुच्छेद 1 का जो पहला खंड है वो विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ही प्रदान करता है। यह आपको ध्यान रखना है। तो विचार और व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है ये प्रस्तावना में भी वर्णित है और संविधान के भाग 3 अर्थात मौलिक अधिकार में भी इसका उल्लेख है। इसके बाद देखेंगे समानता की बात कर रहा है। प्रस्तावना में समानता की बात या समता की बात की गई। समता कितनी, 2 प्रकार की। समता कितनी, 2 प्रकार के समता की बात कर रहे हैं। ध्यान दें, भारत के सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता तथा प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। 2 समानताएं, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्रदान करने की बात कर रहे हैं हमारे संविधान निर्माता। कहां पर कर रहे हैं, प्रस्तावना या उद्देशिका में कर रहे हैं। आपसे पूछा जाए कि यह अवसर की समानता
शब्द का उल्लेख केवल प्रस्तावना में है अथवा संविधान के किसी अन्य हिस्से में भी है, तो आपको ध्यान रखना है कि अवसर की समानता की जो बात है ये प्रस्तावना में तो उल्लेखित है ही है, मौलिक अधिकार में भी उल्लेखित है। भाग 3 में अनुच्छेद 16 में भी इसका उल्लेख है। लोक नियोजन में अवसर की समानता अनुच्छेद 16 के अंतर्गत भी प्रदान की गई है। तो ध्यान रखें, ये प्रस्तावना में प्रयोग किए गए जो शब्द हैं उनके एक एक शब्द की हमने चर्चा की, उनका मतलब समझा, और इनको समझने के बाद आप ये आसानी से कह सकते हैं कि संविधान की जो मूल भावना है, जो संविधान के अंतर्निहित भावना है, वो हमारी प्रस्तावना की शुरुआती 5-7 लाइनें ही व्यक्त कर देती है। एक चीज और हमारी प्रस्तावना में उल्लेखित है, उसकी भी चर्चा कर लें। प्रस्तावना कहती है कि हमारा संविधान कब अंगीकृत किया गया? 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 ईस्वी को यह संविधान अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया। अर्थात भारत के लोगों ने ही यह संविधान बनाया, उसे अंगीकृत किया। अंगीकृत मतलब स्वीकार कर लिया, अपने ऊपर लागू कर लिया, अधिनियमित कर लिया और अपने आप को ही समर्पित कर लिया। तो संविधान कब बनकर तैयार हुआ, यह उल्लेख कहां मिलता है? संविधान की प्रस्तावना में ही मिलता है। संविधान के अन्य किसी हिस्से में इसका उल्लेख नहीं मिलता है, और इसीलिए 26 नवंबर को जब संविधान बन के तैयार हुआ तो इसे विधि दिवस के रूप में मनाया जाना शुरू हुआ था। विधि दिवस, जिसे बाद में डॉक्टर अंबेडकर की जयंती पर बदलकर संविधान दिवस नाम भी दिया गया। संविधान दिवस। अब एक और प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए, यदि आपसे पूछा जाए कि भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया, ये उल्लेख प्रस्तावना में है, तो ये उल्लेख कहां है कि भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू होगा? तो ध्यान रखें, यह उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 394 में है। अनुच्छेद 394, पहले भी मैंने इसकी चर्चा की है और वहां मैंने आपको बताया था कि संविधान के कुल 15 अनुच्छेद और प्लस 1 अनुच्छेद 394, कुल 16 अनुच्छेद 26 नवंबर को ही लागू हो गए थे। इसी अनुच्छेद 394 में यह उल्लेखित है कि शेष संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू होगा। तो यह आपको ध्यान रखना है। मैं आशा करता हूं कि प्रस्तावना से जुड़े हुए आपके सारे संदेह क्लियर हो गए होंगे, निश्चित हो गए होंगे, और इसके साथ साथ ये भी आशा करता हूं कि यहां से जुड़े हुए सारे प्रश्न अब आप आसानी से कर पाएंगे। अगले क्लास में एक नए टॉपिक के साथ फिर से हम आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद, नमस्कार।